हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं कन्फ्यूशियस का। हम इससे पहले जो अपना पिछला लेक्चर देखे थे वो था हमारा कन्फ्यूशियस, ठीक है। तो आज हमारा कन्फ्यूशियस का दूसरा लेक्चर है या दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने आपको बताया कि कन्फ्यूशियस जो हमारा चैप्टर है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमने देखा था कन्फ्यूशियस में हमें 7 चीज़ें पढ़नी थी। उस 7 टॉपिक हमने आप लोगों को बताया था, जिसमें पहला था सामान्य परिचय था, जिसमें हमें कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना था। और फिर दूसरा था कन्फ्यूशियस का सामाजिक विचार। फिर इसके बाद राजनीतिक विचार के बारे में हमें उसके राजनीतिक विचार के बारे में जानना था। फिर राजनीतिक विचार के बाद आता है मानव स्वभाव संबंधी विचार, अर्थात कन्फ्यूशियस का मानव स्वभाव के संबंध में क्या उसके विचार रहे हैं, फिर उसे हमें देखना था। फिर मानव स्वभाव के बाद नैतिकता संबंधी विचार थे। फिर उसके बाद उसकी आलोचनाएं, उसके विचारों की आलोचना और लास्ट में निष्कर्ष था। ये 7 पॉइंट थे जो हमें देखने थे। हमने आप लोगों को बताया था ये 7 पॉइंट हम कन्फ्यूशियस में देखेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि जो पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में, इसमें सिलेबस में कन्फ्यूशियस का स्थान कहाँ है, इस सिलेबस में प्लेटो कन्फ्यूशियस आता कहाँ से है, पूछा कहाँ जाता है। तो फिर हमने पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका हमने सिलेबस पूरा देखा कंप्लीटली। उसके बाद फिर हमने उसमें ढूंढा कि कन्फ्यूशियस में कहाँ से पढ़ाया जाता है। इसके बाद फिर हमने कन्फ्यूशियस उसके बाद फिर हमने कन्फ्यूशियस पे लौटे, और कन्फ्यूशियस पे लौटने के बाद हमने उस जो पहला टॉपिक था सामान्य परिचय, हमने कन्फ्यूशियस के सामान्य परिचय को देखा। साथ ही साथ उसमें हमने उसकी रचनाएं या उसकी बुक्स जो उनके द्वारा लिखी गई हैं उसको भी हमने देखा। अब हम आगे आज अपने चैप्टर में शुरू करेंगे उसके सामाजिक विचार को, उसके राजनीतिक विचार को, और लास्ट आज हम उसके पूरे जो 6 पॉइंट हमारे शेष बचे थे, आज हम पूरे 6 पॉइंट को आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। तो जो अगला हमारी क्लास होगी, अगली लेक्चर होगी, उसमें हम कन्फ्यूशियस से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो पूछे गए हैं, वो प्रश्न को हम हल करेंगे, ताकि हमें यह भी समझ में आए कि कन्फ्यूशियस से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं कन्फ्यूशियस का जो हमारा अगला टॉपिक है, जो हमें अगला टॉपिक देखना है सामाजिक विचार। तो हम देखते हैं कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार क्या है, ठीक। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है कन्फ्यूशियस के संबंध में, वो हमारा है सामाजिक विचार, अर्थात कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार क्या क्या है। कन्फ्यूशियस जो है, कन्फ्यूशियस का मानना है कि जो समाज में जो लोग पाए जाते हैं वह सभी एक समान नहीं होते हैं। कन्फ्यूशियस का मानना था कि जो समाज है, जो समाज में लोग पाए जाते हैं वो सभी एक समान नहीं है, इसलिए वह समाज के वर्गीकरण की बात को स्वीकार करता है। उसका मानना है कि समाज का वर्गीकरण होना चाहिए, और वह समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर देता है कन्फ्यूशियस। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कन्फ्यूशियस इसकी कठोरता का समर्थन नहीं करता है। कन्फ्यूशियस इसकी कठोरता का समर्थन नहीं करता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति, जिस प्रकार कन्फ्यूशियस ने अगर 4 वर्णों में विभाजित किया समाज को, तो अगर कोई व्यक्ति आज के समय में चौथे श्रेणी में आता है या निम्न श्रेणी में आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं है वो हमेशा चौथे श्रेणी में ही बना रहेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्तर में या अपने नैतिकता में या अपने व्यक्तित्व में सुधार लाया और अपने आप में प्रोग्रेसिव चेंज लाता है, तो फिर वह दूसरे या तीसरे या पहले श्रेणी में भी आ सकता है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पहली श्रेणी में है, लेकिन आने वाले समय में अगर उसके व्यक्तित्व में ह्रास होता है, उसकी नैतिकता में ह्रास हो रहा है, तो वह व्यक्ति पहली श्रेणी से हट के तीसरे या चौथे श्रेणी में भी आ सकता है। तो यही चीज़ है कि इसी चीज़ को लेके जो कन्फ्यूशियस थे ये कठोर नहीं थे। उनका मानना था नहीं कि आज जो व्यक्ति जरूरी है कि आज जो चौथे श्रेणी में हो, जरूरी नहीं वह हमेशा इसी श्रेणी में बना रहे। लेकिन
हमारे समाज में हम ये भी चीज देख लें कि जैसे हमारा समाज है जो जाति व्यवस्था पर आधारित है, यह जन्म पे आधारित है, यह कठोर व्यवस्था है, यह शिथिल व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समाज में पैदा होता है, अगर वह चौथी श्रेणी में पैदा हो रहा है तो वह चौथी श्रेणी में ही हमेशा बना रहेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे वह कितना भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति हो, चाहे वह कितना भी नैतिकतापूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो। इसी प्रकार अगर हमारे समाज में जो प्रथम श्रेणी के जो वर्ग है, अगर उसमें कोई व्यक्ति कितना भी व्यक्तित्वहीन हो या उसका नैतिकता कितना भी स्तर गिरा हुआ हो, अगर फिर भी वह हमेशा प्रथम ही श्रेणी में बना रहेगा। यह है जो कठोरता है, यही है हमारे समाज के जो वर्गीकरण है वह इसकी कठोरता को दर्शाता है। जबकि यहीं पे जो कन्फ्यूशियस है वह समाज के वर्गीकरण को, समाज की जो वर्गीकरण है उसकी कठोरता का समर्थन नहीं करते थे। तो आप लोग समझ गए, बस इतना ही इसमें था कि कन्फ्यूशियस का मानना था, एक बार हम फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। कन्फ्यूशियस का मानना था कि जो हमारा समाज है उस समाज में जो लोग हैं वह एक समान नहीं है, सभी एक समान नहीं है, चाहे अपनी नैतिकता, चाहे उनमें नैतिकता का मामला हो, चाहे उनके कर्तव्य का मामला हो, चाहे उनमें और किसी चीज हो, हर मामले में व्यक्ति एक समान नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने समाज को वर्गीकरण का समर्थन किया कि समाज में वर्गीकरण होना चाहिए, और उन्होंने समाज को 4 वर्णों में भी विभाजित किया, परंतु उन्होंने इसका कभी भी इसकी कठोरता का समर्थन नहीं किया कि जो व्यक्ति अगर आज के समय में चौथे वर्ग में ही है तो वह हमेशा चौथे ही श्रेणी में बना रहेगा। नहीं, वह कभी, अगर वह अपने व्यक्तित्व में, वह अपने नैतिकता का स्तर में सुधार लाता है, अपने ज्ञान के स्तर में सुधार लाता है, तो वह प्रथम श्रेणी में भी आ सकता है। ठीक है, तो चीजें इसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। इतनी ही चीजें थी सामाजिक, इसके कन्फ्यूशियस के सामाजिक विचार में। हम इसको एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे अर्थात राजनीतिक विचार पे। लेकिन इसको जो इसके सामाजिक विचार हैं उसको हम लिख भी लेते हैं। तो एक एक पॉइंट करके लिखिए। हमारा जो पहला पॉइंट है इसमें सामाजिक विचार में लिखिएगा, कन्फ्यूशियस ने सामाजिक वर्गीकरण के विचार को स्वीकार किया। कन्फ्यूशियस ने इसके सामाजिक विचार में जो पहला पॉइंट है वह है कन्फ्यूशियस ने सामाजिक वर्गीकरण के विचार को स्वीकार किया। कन्फ्यूशियस ने सामाजिक वर्गीकरण के विचार को स्वीकार किया क्योंकि उसका मानना था कि समाज के सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। क्योंकि कन्फ्यूशियस का मानना था कि समाज के सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। क्योंकि समाज के सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, कन्फ्यूशियस के अनुसार या उसके अनुसार, उनके अनुसार, कन्फ्यूशियस के अनुसार या उनके अनुसार समाज में 4 वर्ण होने चाहिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार समाज में 4 वर्ण होने चाहिए। लेकिन कन्फ्यूशियस इसकी कठोरता का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन कन्फ्यूशियस इसकी कठोरता का समर्थन नहीं करते थे। ये हमारा हो गया सामाजिक विचार। अब हम इसमें अपना अगला पॉइंट देखते हैं, कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार क्या हैं। ठीक, कन्फ्यूशियस के जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो है कन्फ्यूशियस का राजनीतिक विचार। इसके राजनीतिक विचार क्या है, इनके राजनीति के संबंध में ये क्या सोचते थे। कन्फ्यूशियस का मानना था कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है, लोकतंत्र अच्छा नहीं है। क्योंकि वो लोकतंत्र को इसलिए अच्छा नहीं मानते थे कन्फ्यूशियस, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने लिए एक अच्छे शासक का चुनाव नहीं कर सकते। क्योंकि
कन्फ्यूशियस पहले ही हमने देख लिया था, क्यों कन्फ्यूशियस का मानना था कि समाज में सभी लोग बराबर तो है नहीं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज ये भी कर रहे हैं कि जो लोग हैं वह अपने लिए एक अच्छे शासक का चुनाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें देखना हो तो हमारे यहाँ हमारे देश में 3 स्तर पे चुनाव होते हैं, एक केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे और एक स्थानीय स्तर पे। हम तीनों स्तर पे जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग सही प्रतिनिधित्व को देखकर वोट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जाति, धर्म, मजहब या उसके बाहुबल धनबल के आधार पर उसको वोटिंग करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव में या राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो स्थानीय स्तर पे उस पर ग्राम प्रधान के चुनाव में तो जरूर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा ही। हम जब अपने ग्राम प्रधान स्तर के चुनाव में भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रधान का चुनाव होता है ग्राम स्तर पे, उसमें लोग यह नहीं देख के चुनाव करते हैं कि गांव के लिए कौन व्यक्ति ज़्यादा विकास करेगा या गांव के विकास के लिए कौन ज़्यादा अच्छा होगा। लोग यह नहीं देखते हैं, लोग उस समय यह देखते हैं कि कौन पैसा खर्च कर रहा है, कौन हमारे ऊपर खर्च कर रहा है। और प्रधान जो होते हैं, जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि होते हैं, वह भी जानते हैं कि वो जो चुनाव जीता जा सकता है वो पैसे के बल पे, ठीक है, वो पैसे के बल पे ही चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए लोग अब अगर ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि होते हैं वह लोगों को पैसा देते हैं, शराब आदि तमाम तरह की चीज़ें बांटते हैं और तो कुछ हर चीज़ें बांटते हैं, और लोग भी इसी सब चीज़ों के आधार पे उन्हें वोट करते हैं, ना कि उनके आगे होने वाले कार्य के आधार पे। अगर कोई प्रधान पिछले चुनाव में जैसा उसका कार्य रहा, उसके कार्य की परफॉर्मेंस के आधार पे भी उसको वोट ज़्यादातर नहीं करते हैं। लोग क्या मिल रहा है, वो आज के दौर में प्रधान चुनाव के दौर में कौन कितना पैसा बांट रहा है, उसी आधार पे यह ज़्यादातर यही निर्णय होता है कि कौन चुनाव जीतेगा। तो यही चीज़ कन्फ्यूशियस भी का मानना भी था कि लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने लिए एक सही शासक का चुनाव कर पाए। इसीलिए कन्फ्यूशियस कभी भी लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते थे, उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं था। लोकतंत्र की जो शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उन्हें पसंद नहीं था। वे इसकी बजाय राजनीतिक व्यवस्था को पसंद करते थे। वे इसके बजाय राजनीतिक नहीं, राजतंत्र में विश्वास रखते थे। उन्हें राजतंत्र ज़्यादा पसंद था उनका, और वे चीन को एक एकीकृत राजतंत्र देश भी बनाना चाहते थे। वे चीन को एक एकीकृत राजतंत्र बनाना चाहते थे। शायद यही वजह रही है कि उन्हें राजतंत्र ज़्यादा उनका राजतंत्र में ज़्यादा विश्वास था। लेकिन वे राजतंत्र में उनका विश्वास तो था और वे चीन को एकीकृत राजतंत्र भी बनाना चाहते थे। और जब वे चीन को एकीकृत राजतंत्र बनाना चाहते थे तो इसका मतलब है कि राजा को कहीं ना कहीं शक्तिशाली भी बनाना चाहेंगे, तो वे राजा को शक्तिशाली भी बनाना चाहते थे। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राजतंत्र तो पसंद करते थे और राजा को शक्तिशाली भी बनाना चाहते थे, पर साथ ही साथ वो राजा पे नियंत्रण भी लगाना चाहते थे। क्योंकि राजतंत्र लोकतंत्र से तभी अच्छा हो सकता है जब राजा प्रतिबंधों के अधीन हो और उसमें नेक भावना हो, तब राजतंत्र अच्छा हो सकता है। और यही चीज वो कहना चाहते थे, वही चीज वो राजतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था में लागू करना चाहते थे कि राजतंत्र तो हो, राजा शक्तिशाली भी हो, परंतु राजा प्रतिबंधों के अधीन हो। और इसीलिए वो राजा के इसलिए वो राजा के कुछ गुण बताते हैं कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे वो बताते हैं कि राजा सत्यवादी और ईमानदार हो, पहला चीज तो। और दूसरी बात बताते हैं कि राजा का जो नेतृत्व हो वो अच्छा हो, अच्छे कार्यों के लिए हो, गलत कार्यों के लिए ना। और राजा जो नेतृत्व करे वो उसका नेतृत्व जो हो अच्छा हो। साथ ही साथ ये भी कन्फ्यूशियस राजा के बारे में कहते हैं कि राजा अगर कभी भी कोई निर्णय लेता हो, अगर कन्फ्यूशियस राज्य के विषय में कभी कोई निर्णय लेता हो तो वह समाज के सम्मानित लोगों से या राज्य के सम्मानित लोगों से सलाह जरूर ले, बिना उनके सलाह से कोई निर्णय ना करे। और इसके साथ ही साथ वो राजा को यह कहते हैं कि राजा को अपनी प्रजा के साथ एक पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए।
राजा को अपनी प्रजा के साथ एक पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इतना इस प्रकार वे राजा पे कुछ प्रतिबंधों को लागू कर देते हैं ताकि राजा शक्तिशाली हो, परंतु प्रतिबंधों के अधीन रहकर या इन नियमों के अधीन रहकर वह शक्तिशाली बने और राज्य के हित के लिए कार्य करे। अगर राजा में इन प्रतिबंधों का अभाव, अगर इन प्रतिबंधों के अंतर रह कर कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि राजा राज्य के लिए एक बढ़िया काम करेगा, राज्य के लोगों के लिए बढ़िया काम करेगा, मानव विकास के लिए काम करेगा, राज्य के विकास के लिए कार्य करेगा। साथ ही साथ आगे कन्फ्यूशियस यह भी कहते हैं अपने राजनीतिक विचार के अंतर्गत, कहते हैं कि जब राज्य कोई कानून बनाए, जब राज्य कोई कानून बनाए तो वह सामाजिक परंपराओं के अनुकूल हो या सामाजिक परंपराओं पर आधारित होना चाहिए, ना कि ऐसा कोई कानून बनाए जो सामाजिक परंपराओं को उल्लंघन करता हो। ऐसा कानून राजा को नहीं बनाना चाहिए। तो साथ ही साथ एक चीज और भी है, हमने देखा था सामाजिक विचार में कि राजा कह रहे थे, कन्फ्यूशियस का विचार था कि समाज के सभी लोग समान तो नहीं है। तो यही एक चीज और बात निकल के आती है, कन्फ्यूशियस फिर कह रहा है कि जब समाज के सभी लोग समान नहीं है तो सभी समाज के सभी लोगों को समान अधिकार भी नहीं दिए जा सकते। उसका आगे वो यह भी कह रहा है साथ साथ कि अगर जब समाज के सभी लोग समान नहीं है तो वह सभी लोगों को समान अधिकार देने की भी बात नहीं करता है कि सभी लोग को समान अधिकार दिया जाए, वह इसके पक्ष में नहीं है। वह कहता है कि जो जिस योग्य है उसको उसी आधार पर उसको अधिकार दिए जाए राज्य में। ठीक, तो यही है इसके कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार। तो हम इसको एक एक करके पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहला पॉइंट हमारा होगा, इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखिए, लोग कन्फ्यूशियस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। कन्फ्यूशियस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। क्योंकि उसका मानना था समाज के लोग या आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते हैं, या आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते हैं कि वे अपने लिए एक सही शासक का चुनाव कर सकें, कि वे अपने लिए एक सही शासक का चुनाव कर सकें, कि वे अपने लिए एक सही शासक का चुनाव कर सकें। अगला पॉइंट, कन्फ्यूशियस लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र में विश्वास रखता था। कन्फ्यूशियस लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र में विश्वास रखता था और वह चीन को एक एकीकृत राजतंत्र के रूप में देखना चाहता था। और वह चीन को एक एकीकृत राजतंत्र के रूप में देखना चाहता था। एकीकृत राजतंत्र। अगला पॉइंट, इसीलिए वह राजा को शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसीलिए वह राजा को शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसलिए वह राजा को शक्तिशाली बनाना चाहता था। परंतु वह कौटिल्य की तरह राजा पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। परंतु वह राजा पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। अर्थात जो कन्फ्यूशियस है वह राजा को शक्तिशाली तो बनाना चाह रहा है कि राजा शक्तिशाली है, मजबूत हो, ताकि चीन में एक एकीकृत राजतंत्र बन जाए। जैसे चाणक्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन मौर्य ने चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एकजुट किया। उसी तरह से कन्फ्यूशियस भी चाहता था चीन एक एकीकृत राजतंत्र बने, इसलिए वह राजा को बहुत शक्तिशाली मजबूत बनाना तो चाहता था, मजबूत हो तभी तो राज्य एकीकृत होगा, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी सोच रहा था कि कहीं जो राजा है निरंकुश ना हो जाए और राज्य के लोगों के लिए हानिकारक ना हो जाए, इसलिए वह उस पर कुछ प्रतिबंध भी थोपता है। तो उसके प्रतिबंधों को हम लिखने के लिए एक हेडिंग डाल लेते हैं, राजा के गुण, अर्थात राजा वही बने जिसमें ये गुण होने चाहिए, वही राजा बने। उसका कहने मतलब राजा वो हो जिसमें ये सारे गुण हो, यही राजा के प्रतिबंध थे। तो एक हेडिंग उसी में डाल लीजिएगा, राजनीतिक विचार के अंतर्गत राजा के गुण। इसी में हम लिखते हैं राजा के गुण में पॉइंट वाइज लिखते हैं, राजा सत्यवादी और ईमानदार होना चाहिए। जो कन्फ्यूशियस राजा के प्रतिबंध लगा रहे हैं वही इसके राजा के गुण के रूप में हम देख रहे हैं। उस पर जो पहला प्रतिबंध है या राजा किस तरह का होना चाहिए, तो वह है कि राजा सत्यवादी और ईमानदार होना चाहिए। राजा सत्यवादी और ईमानदार होना चाहिए। राजा सत्यवादी और ईमानदार होना चाहिए। दूसरा है राजा का नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। राजा का नेतृत्व जो हो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर राजा का नेतृत्व अच्छा होगा, तो राज्य की प्रजा भी उसका अनुसरण करके अच्छा कार्य करेगी। क्योंकि यदि राजा का नेतृत्व अच्छा होगा तो राज्य की प्रजा भी उसका अनुसरण करके अच्छा कार्य करेगी। तीसरा इसमें हमारा है राजा को अपने निर्णय लेते समय राज्य के सम्मानित लोगों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। राज्य के सम्मानित लोगों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें है राजा को अपनी प्रजा के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक, अर्थात राजा और प्रजा के बीच में पिता पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। अर्थात राजा और प्रजा के बीच में पिता पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। ये थे राजा पे प्रतिबंध या राजा के गुण। अर्थात राजा जब इस गुण वाला हो तब वो राजा मजबूत हो तो राज्य के लिए बढ़िया है, राज्य विकास करेगा, राज्य के व्यक्तियों का, राज्य के लोगों का विकास होगा। अगर राज्य मजबूत हो, राजा शक्तिशाली, राजा के पास बहुत सारी शक्तियां दे दी जाए और राजा इन सभी गुणों से परिपूर्ण ना हो तो क्या करेगा? इन सभी शक्तियों का दुरुपयोग ही करेगा जो उसको शक्तियां दी जाएंगी। तो जब वो सारी शक्तियां इसको दी जाएंगी तो इसका दुरुपयोग करके राज्य को नुकसान ही पहुंचाएगा, राज्य के लोगों को भी नुकसान ही पहुंचाएगा। इसीलिए वह इन गुणों या इन प्रतिबंधों की बात करते हैं राजा पे। ठीक है, साथ ही साथ अब हम ये राजा के गुण हो गए। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था पहला दूसरा, ठीक है, अब उससे में और आगे पॉइंट लिखते हैं। हमने यहां तक लिखा ना कि हमने जब ये लिखा कि वह राजा को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, पर साथ ही परंतु वह
कौटिल्य लिखित है राजा पे कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं। उसके बाद इसमें हमने उसमें थोड़ा पॉइंट हमने राजा के गुण भी जोड़े थे, लेकिन ये एक पॉइंट था। इसके आगे हम अगला पॉइंट लिखते हैं, जो हमने राजा के गुण वाला पॉइंट लिखा था। राजा के गुण से पहले वाला कि कन्फ्यूशियस राजा को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, परंतु साथ ही वह राजा पे कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं। इसके बाद जो पॉइंट हमारा अगला पॉइंट है, उस पॉइंट में लिखिए। अगला पॉइंट है कि राज्य जो कानून बनाए वह सामाजिक परंपराओं पर आधारित होना चाहिए। राज्य जो कानून बनाए वह सामाजिक परंपराओं पर आधारित होना चाहिए, ये ऐसा मानना था कन्फ्यूशियस का। राज्य जो कानून बनाए वह सामाजिक परंपराओं पर आधारित होना चाहिए। सामाजिक परंपराओं पे आधारित होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, चूंकि कन्फ्यूशियस का मानना था कि राज्य के सभी लोग समान नहीं हैं। क्योंकि कन्फ्यूशियस का मानना था कि समाज में सभी लोग समान नहीं हैं, कि समाज में सभी लोग समान नहीं हैं। अगला पॉइंट है, क्योंकि कन्फ्यूशियस का मानना था कि समाज में सभी लोग समान नहीं हैं, अतः समाज के सभी लोगों को समान अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। अतः समाज के सभी लोगों को समान अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट लिखते हैं हम। उनका मानना था, उनका मतलब कन्फ्यूशियस का, उनका मानना था कि राज्य के राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य, उनका मानना था कि राज्य के राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य केवल पुरुषों द्वारा ही किए जाने चाहिए, केवल पुरुषों द्वारा ही किए जाने चाहिए। तो हमारा राजनीतिक विचार यहाँ इतना ही था। यहाँ हम जो लास्ट बताए हैं कि पुरुषों द्वारा ही किए जाना चाहिए, यहाँ वो महिलाओं की अवहेलना कर रहे हैं, महिलाओं को स्थान नहीं दे रहे हैं, केवल पुरुषों को स्थान दे रहे हैं कि यह सारे कार्य केवल पुरुष करें, महिलाएं नहीं। क्यों? इसका मतलब है कि महिलाएं इतना सक्षम नहीं है कि वह इन सारे कार्यों को कर पाए, ऐसा मानना था कन्फ्यूशियस का। तो हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है मानव स्वभाव संबंधी विचार, कन्फ्यूशियस के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी विचार। ठीक, यह है कन्फ्यूशियस का मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो कन्फ्यूशियस मानव के स्वभाव के संबंध में क्या सोचते थे? कन्फ्यूशियस का मानना था कि मानव स्वभाव से एक अच्छा प्राणी है। मानव जो है, जो व्यक्ति है, जो मानव है, वह स्वभाव से तो अच्छा है। क्योंकि कई विचारकों का मानना है कि मानव स्वभाव से अच्छा नहीं होता, स्वार्थी है, लालची है, कपटी है और झूठा है। कई विचारकों का ऐसा भी मानना है। तो इसलिए हम बता रहे हैं ताकि कंपेयर करने में आपको समझने में आसानी हो कि कन्फ्यूशियस का मानना था कि नहीं, मानव स्वभाव से तो अच्छा है, लेकिन मानव फिर भी अपूर्ण है। लेकिन मानव स्वभाव से अच्छा तो है, लेकिन फिर भी वह अपूर्ण है, क्योंकि उसमें पूर्ण नैतिकता नहीं होती है, अर्थात उसमें पूर्ण नैतिकता का अभाव होता है। ऐसा मानना है कन्फ्यूशियस का कि मानव में पूर्ण नैतिकता नहीं पाई जाती है, जिस कारण वह अपूर्ण होता है मानव। परंतु अगर मानव को प्रशिक्षण दे दिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो मानव पूर्ण हो सकता है। तो जो मानव है, जो मानव का स्वभाव, जिस मानव स्वभाव के संबंध में जो हम बात कर रहे हैं, तो मानव जो है वह अपने आप में पूर्ण हो सकता है, अर्थात
वह नैतिकता पूर्ण बन सकता है। लेकिन कन्फ्यूशियस कहते हैं कि मानव पूर्ण तो बन सकता है, और पूर्ण बनने के लिए 5 बातें बताते हैं कि मानव तभी पूर्ण बन सकता है जबकि 5 बातें उसके अंदर हो। क्या हो? पहला उन्होंने बताया, नैतिकता पूर्ण बनने के लिए वही व्यक्ति नैतिकता पूर्ण बन सकता है, वही मानव नैतिकता पूर्ण हो सकता है जिसमें कन्फ्यूशियस के अनुसार 5 चीजें हो। पहला क्या हो? पहला हो वह ईमानदार व्यक्ति हो, जो मानव हो वह पहला ईमानदार हो। दूसरा न्यायप्रिय हो, दूसरा जो हो न्यायप्रिय हो या न्यायपूर्ण हो, ठीक है। और उस व्यक्ति के अंदर जो अगला गुण होना चाहिए, तीसरा, उसके अंदर कभी भी दूसरे के प्रति मतलब विरोध की भावना ना हो, वह उसके अंदर दूसरों के प्रति हमेशा हित की भावना हो, वह सदैव दूसरे के प्रति हमेशा हित की ही बात सोचे, कभी उसके विरोध की या उसके लिए नुकसान की बात ना सोचे। वही आदमी क्या है, नैतिकता पूर्ण माना जाएगा, जो हमेशा दूसरे के प्रति हित की भावना रखे। फिर चौथा जो है, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि चौथी बात जो है कि जो मानव हो वह सही परंपराओं का पालन करे। सही परंपरा का मतलब क्या है कि परंपराओं में जो सही परंपरा है, जो और ये कैसे पता चलेगा आपको? तर्क से पता चलेगा, आपको अपने ज्ञान के स्तर से ही पता चल पाएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो कन्फ्यूशियस का मानना है कि जो सही परंपरा है उनका पालन करें, सही परंपराओं का पालन करें। और जो 5वीं बात वो कहते हैं, एक नैतिकतापूर्ण जो व्यक्ति नैतिकतापूर्ण व्यक्ति के लिए 5वीं बात क्या कहते हैं कि वह सदैव ज्ञान की तलाश में रहे, वह सदैव ज्ञान की तलाश में रहे। और ये पांचों गुण जिस व्यक्ति के अंदर होगा वह व्यक्ति नैतिकता पूर्ण माना जाएगा, वह अपने आप में पूर्ण माना जाएगा, ऐसा कहना है कन्फ्यूशियस का। तो कन्फ्यूशियस तो एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि मानव स्वभाव से तो अच्छा है, वह कल छपटी, लालची या बेकार किस्म का व्यक्ति तो नहीं है, बेकार स्वभाव का व्यक्ति तो नहीं है, वह स्वभाव से तो अच्छा है। कन्फ्यूशियस कहते हैं मानव स्वभाव से तो अच्छा है, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, और पूर्ण ना होने का कारण बताते हैं कि उसमें पूर्ण नैतिकता का अभाव होता है। लेकिन पूर्ण नैतिकता का अभाव तो होता है, लेकिन इसका समाधान भी बताते हैं। कहते हैं कि अगर मानव को प्रशिक्षण कर दिया जाए, अगर उसको प्रशिक्षण दे दिया जाए तो अपने आप में पूर्ण बन सकता है, ठीक। और इसके लिए क्या बताते हैं कि प्रशिक्षण उसको किस चीज का होना चाहिए? 5 चीज, और ये 5 चीज अगर जिस व्यक्ति के अंदर आ गए वह अपने आप में क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कन्फ्यूशियस का जो मानव स्वभाव संबंधी विचार था, यही था। तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें मानव स्वभाव संबंधी विचार जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसमें लिख लीजिए एक एक पॉइंट करके, पॉइंट वाइज। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, मानव स्वभाव से अच्छा है, ठीक है। यह उनका मानना है, कन्फ्यूशियस का मानना है। कुछ भी ऐसे शार्ट में लिख लीजिए, छोटे में। ये हम कन्फ्यूशियस का ही लिख ही रहे हैं कि कन्फ्यूशियस के बारे में तो बात कर रहे हैं कि कन्फ्यूशियस का मानव स्वभाव संबंधी विचार। तो उसमें पहला पॉइंट लिखिए, मानव स्वभाव से अच्छा है। अर्थात कौन कह रहा है? कन्फ्यूशियस कह रहे हैं कि मानव स्वभाव से अच्छा है। पहला पॉइंट है मानव स्वभाव से अच्छा है। स्वभाव, मानव स्वभाव से अच्छा है। दूसरा पॉइंट, लेकिन मानव अपूर्ण होता है, मानव अपूर्ण होता है, लेकिन मानव अपूर्ण होता है। क्योंकि अपूर्ण होने का कारण बता रहे हैं, क्योंकि उसमें पूर्ण नैतिकता नहीं पाई जाती है। क्योंकि उसमें पूर्ण नैतिकता का अभाव होता है।
मानव अपूर्ण होता है, मानव अपूर्ण होता है क्योंकि उसमें पूर्ण नैतिकता का अभाव होता है। परंतु 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 मानव को प्रशिक्षित करके परंतु मानव को प्रशिक्षित करके परंतु मानव को प्रशिक्षित करके उसे पूर्ण बनाया जा सकता है। परंतु मानव को प्रशिक्षित करके उसे पूर्ण बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट, उनके अनुसार अर्थात कन्फ्यूशियस के अनुसार, उनके अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। उनके अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। और नैतिक जीवन जीने के लिए उसके अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक उनके अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए और नैतिकता और नैतिक जीवन जीने के लिए या पूर्ण नैतिकता की प्राप्ति हेतु और नैतिक जीवन जीने के लिए या पूर्ण नैतिकता की प्राप्ति हेतु और पूर्ण नैतिकता की प्राप्ति हेतु 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अब वो 5 चीजें क्या हैं हम देखते हैं। 5 चीजें, उसमें पहला लिखिए, पहला क्या है, ईमानदार होना चाहिए। पहला क्या है, सदैव ईमानदार। पहला क्या है, सदैव ईमानदार रहे। पहला, सदैव ईमानदार रहे। दूसरा, सदैव न्यायप्रिय रहे। सदैव न्यायप्रिय रहे, न्यायप्रिय या न्यायपूर्ण रहे। सदैव न्यायप्रिय रहे। तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, अपने मन में दूसरों के प्रति हित की भावना रखें। अपने मन में दूसरों के प्रति हित की भावना रखें। अपने मन में दूसरों के प्रति सदैव, सदैव जोड़ देंगे तो और ज्यादा अच्छा है, सदैव हित की भावना रखें। चौथा पॉइंट है, सही परंपराओं का पालन करें। सही परंपराओं का पालन करें। अब उसमें अगला पॉइंट है, सदैव ज्ञान की तलाश में रहें। सदैव ज्ञान की तलाश में रहें। सदैव ज्ञान की तलाश में रहे। ये हो गया हमारा 5 पॉइंट। तो ये 5 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होंगी वह व्यक्ति पूर्ण नैतिक व्यक्ति होगा या वह व्यक्ति पूर्ण माना जाएगा। ठीक, तो यही थे कन्फ्यूशियस के मानव स्वभाव संबंधी विचार। उन्होंने क्या बताया कि मानव स्वभाव से तो अच्छा है, मानव स्वभाव से अच्छा है, लेकिन वह अपूर्ण है क्योंकि उसमें पूर्ण नैतिकता का अभाव होता है। तो लेकिन कन्फ्यूशियस ने आगे बताया कि मानव अपूर्ण है, फिर लेकिन उसे हम प्रशिक्षण के द्वारा पूर्ण बनाया जा सकता है या उसे नैतिकता पूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक, तो उन्होंने नैतिकता पूर्ण के लिए 5 चीजें बताई हैं जो हमने अभी आप लोगों को लिखवाई हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर 5 चीजें आ जाएंगी वह व्यक्ति अपने आप में पूर्ण माना जाएगा या उसे नैतिकता पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका कन्फ्यूशियस द्वारा जो मानव संबंध विचार दिया गया तो हो गया। अब हम अगले पॉइंट पर अपने आते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है वह है कन्फ्यूशियस का नैतिकता के संबंध में क्या विचार है, वो उसको हम देखते हैं।
तो कन्फ्यूशियस का नैतिकता संबंधी विचार। कन्फ्यूशियस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सब इसका सिलेबस बहुत छोटा है, इसमें उनके जो विचार है बहुत छोटे छोटे उसमें है, 60 में, तो इसमें हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है, तो इसीलिए जल्दी हम इसको खत्म करते चल रहे हैं। तो हमारा जो अगला है 5वां, नैतिकता संबंधी विचार। कन्फ्यूशियस का नैतिकता संबंधी विचार। देखिए कन्फ्यूशियस जो थे, कन्फ्यूशियस जो भी विचार देना चाहते थे, उनका जो मुख्य पर्पज था, मुख्य उद्देश्य था, वो नैतिकता ही था। उनके विचारों का जो मुख्य फोकस रहा है, जो मुख्य उद्देश्य ही रहा है, वह नैतिकता ही है। ठीक है, वो नैतिकता देने के साथ साथ ही, नैतिकता के साथ ही वह और क्षेत्रों में भी अपने कुछ विचार दिए हैं, लेकिन सब क्षेत्रों में उनका, सभी जिन भी क्षेत्रों में उन्होंने अपने विचार दिए हैं, उस पर नैतिकता का आप जो है प्रभाव देख सकते हैं। जैसे जब हमने मानव स्वभाव संबंधी विचार देखें, तो उसमें हम यह भी देखें कि जो मानव स्वभाव है वह नैतिकता से ही रिलेटेड है। वह इनका जो मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार उन्होंने दिए, वह नैतिकता पे ही कहीं ना कहीं आधारित है। और साथ ही साथ जब इसके सामाजिक और राजनीतिक विचार को हम देख रहे थे, तो वह भी कहीं ना कहीं उसमें नैतिकता का ही लक्षण कहीं ना कहीं पाया जाता है। जैसे जब वो समाज को कई वर्गों में विभाजित करते हैं, तो इसका आधार क्या है? तो उसमें नैतिकता का कहीं कहीं ह्रास है। इसीलिए तो समाज को कई भागों में डिवाइड करते हैं कि क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं है। और समान क्यों नहीं? क्योंकि उसमें नैतिकता का स्तर समान नहीं है। और हम जब राजनीतिक विचारों को देखते हैं, तो उनके राजनीतिक विचार में भी कहीं ना कहीं उनके सामाजिक विचार के आधार पर ही उनका राजनीतिक विचार बन रहा है, और उसमें भी उनका जो नैतिकता का असर है उसमें भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह जो इनका नैतिकता संबंधी विचार है वो बहुत व्यापक है, वो उनके हर विचारों पे इसकी छाप दिखती है। फिर भी जो और इनको विशेष जो इनका नैतिकता है उसको हम देखते हैं, इसका नैतिकता के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक नैतिक प्राणी भी है। व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी तो है, सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक नैतिक प्राणी भी है। ठीक? फिर कन्फ्यूशियस यहीं पर कहते हैं कि इसी नैतिकता को आधार मान के, जो नैतिकता जो ये समाज के अंदर जो व्यक्ति में नैतिकता पाई जाती है, हालांकि उसमें पूर्ण रूप से तो नहीं है, लेकिन फिर भी नैतिकता का अंश होता है उसमें, तो इसी नैतिकता को आधार बना के मानव का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी नैतिकता को आधार कर मानव का विकास किया जाना चाहिए। क्योंकि जब मानव में नैतिकता का विकास होगा, तो मनुष्य जो है स्व अनुशासित हो जाएंगे, मनुष्य स्व अनुशासित हो जाएंगे। ठीक, यह मानना ऐसा था कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर मनुष्य नैतिकता पे आधार शासित होगा, नैतिकता के आधार पर शासित होगा। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि अगर मनुष्य राज्य के अंदर नैतिकता के आधार पर शासित होगा, तो एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा। आप समझ रहे हैं बात हमारी? कन्फ्यूशियस कहते हैं कि पहले वो नैतिकता की बात करते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक नैतिक प्राणी तो है ही। जब मनुष्य नैतिक प्राणी है, अर्थात उसमें भले पूर्ण नैतिकता का भी ना हो, लेकिन उसमें नैतिकता का अंश होता है, तो कहते हैं कि इसी नैतिकता को आधार बना के हमें मानव का विकास करना चाहिए, ताकि मानव स्व अनुशासित हो जाए। और जब मानव स्व अनुशासित हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं कि अगर मानव को नैतिकता के आधार पर शासित किया जाए, अर्थात मानव पे नैतिकता का ही, नैतिकता के आधार पर उनको राज्य चलाया जाए, तो एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा। ठीक है, एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा और अराजकता नहीं होगी, उनका ऐसा मानना था। बात सही भी है। अगर राज्य में नैतिकता नहीं होगी, अगर राज्य में नैतिकता नहीं होगी, तो आप कितने भी कानून बना लीजिए, कितने भी विधि बना लीजिए,
या आप सजा के कितने कठोर प्रावधान कर दीजिए। ठीक है, कभी भी राज्य जो है आपका अराजकता विहीन नहीं हो पाएगा। राज्य हमेशा अराजकता से भरा ही रहेगा। आप चाहे कितने भी कानून बना लीजिए, चाहे कितने भी सजा के कठोर प्रावधान कर दीजिए, फिर भी अराजकता किसी कीमत पर खत्म नहीं होगी, जब तक राज्य में या राज्य के लोगों में नैतिकता का विकास ना हो। राज्य के विकास में नैतिकता का इतना प्रभाव है, और यही बात कन्फ्यूशियस कह रहे हैं। कन्फ्यूशियस इसीलिए कन्फ्यूशियस कहते हैं, एक बार हम फिर इसी बात को रिपीट कर लेते हैं, यही था उनका मानव स्वभाव संबंधी विचार। कन्फ्यूशियस, इसको हम दोबारा एक बार देखते हैं। कन्फ्यूशियस का मानना है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक नैतिक प्राणी भी है, और इसी नैतिकता को आधार मान के मानव का विकास हो, ताकि मानव स्व अनुशासित हो जाए। और अगर मानव को नैतिकता के आधार पर शासित किया जाता है, अगर मानव को नैतिकता के आधार पर, उनका अगला विचार है कि अगर मानव को नैतिकता के आधार पर अनुशासित किया जाएगा, तो एक अच्छे और श्रेष्ठ राज्य का निर्माण होगा और राज्य में अराजकता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर राज्य में नैतिकता नहीं होगी, तो राज्य अराजकता पूर्ण ही रहेगा। और आप इसके लिए चाहे कितना भी कानून या विधि बना लीजिए, या आप चाहे कितने भी कठोर सजा के लिए कितने कठोर प्रावधान कर लीजिए, फिर भी अगर नैतिकता नहीं है तो अराजकता कभी भी खत्म, किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी। यही थे इनके नैतिकता संबंधी विचार। ठीक है, हालांकि इनके नैतिकता के संबंध में जो विचार हैं वो तो हम और भी विचारों में इनके देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने मानव स्वभाव के संबंध में देखे, तो इनका नैतिकता के संबंध जो विचार था वो बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें जितना हमने देखा उसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं, इनके विचारों का प्रमुख उद्देश्य, इनमें पहला पॉइंट लिखते हैं, इनके विचारों का प्रमुख उद्देश्य नैतिकता ही है। अर्थात इनके विचार का मुख्य फोकस नैतिकता पर था। इनके विचारों का मुख्य उद्देश्य नैतिकता ही है। अगला पॉइंट, उनका मानना है कि मानव एक सामाजिक एवं नैतिक प्राणी है। इनका मतलब कन्फ्यूशियस का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक एवं नैतिक प्राणी है। नैतिक प्राणी है, और इसी नैतिकता को आधार मानकर और इसी नैतिकता को आधार बनाकर मानव का विकास किया जाना चाहिए। मानव का विकास किया जाना चाहिए। मानव का विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्व अनुशासित हो जाएंगे। जिससे व्यक्ति क्या हो जाएंगे? स्व अनुशासित हो जाएंगे। आगे इसमें लिखिएगा, जिससे व्यक्ति स्व अनुशासित हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, नैतिकता के अभाव में राज्य अराजक पूर्ण हो जाएगा। नैतिकता के अभाव में राज्य अराजक पूर्ण हो जाएगा। अगला पॉइंट इसी में, उनका विचार है, उनका मानना है व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों से शासित एवं विनियमित किया जाना चाहिए। कानून की बजाय
नैतिक नियमों से शासित एवं विनियमित किया जाना चाहिए। नैतिक नियमों से शासित एवं विनियमित किया जाना चाहिए। यही बात, हालांकि प्लेटो इनके बाद में आते हैं, लेकिन प्लेटो को काफी ज्यादा पढ़ा जाता है इनकी अपेक्षा। तो एक पॉइंट और इसमें हम जोड़ लेते हैं, एक पॉइंट इसमें और जोड़ लेते हैं। यही बात प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में कही थी। यही बात प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में कही थी। रिपब्लिक उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका माना था, सबसे महत्वपूर्ण उनकी बुक मानी जाती है रिपब्लिक। तो यही बात प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में कही थी। ठीक, तो हमने इसमें इनके बातों को एक एक करके पॉइंट वाइज लिख लिया है। तो इस प्रकार हमारा इनका जो नैतिकता संबंधी जो विचार था वो खत्म हुआ। इसमें इन्होंने यही कहा कि मानव नैतिक प्राणी तो है, लेकिन इसी नैतिकता को आधार बनाकर मानव का विकास और विकास किया जाए, ताकि वह स्वानुशासित हो जाए। और जब व्यक्ति स्वानुशासित हो जाएगा तो क्या हुआ, एक अच्छे और श्रेष्ठ राज्य का निर्माण होना चाहिए, हो जाएगा। और अगर व्यक्ति अनुशासित या नैतिक पूर्ण नहीं होगा, राज्य अनैतिक पूर्ण नहीं होगा, तो राज्य क्या होगा, अराजकता पूर्ण ही बना रहेगा। और यहाँ तक उसको, नैतिकता को यहाँ तक वो कहते हैं कि राज्य को जो है कानून की बजाय नैतिकता के आधार पर ही शासित किया जाए, वहाँ के लोगों को भी नैतिकता के आधार पर ही शासित एवं विनियमित किया जाए, कानून द्वारा नहीं। कानून को बात ही नहीं करते हैं, कानून को ही इग्नोर ही कर देते हैं सब कन्फ्यूशियस। जैसा प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में भी यही बात उन्होंने की। जब आगे हम पढ़ेंगे प्लेटो को, तो प्लेटो भी यही बात कहता है। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं इनका। इस प्रकार इनके जो विचार थे वो खत्म हो गए। अब हम इनकी आलोचनाएं देखते हैं कि इनके विचारों की आलोचनाएं क्या हैं, जो आलोचनाएं इनकी होती हैं, जो लोगों द्वारा इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। ठीक है, तो इनकी आलोचना, अगला पॉइंट हम देखते हैं इनकी आलोचना। आलोचना, जब हम लोगों ने इनके विचारों को पढ़ रहे थे, जब हम कन्फ्यूशियस के विचारों को पढ़ रहे थे जब हम, तो हमने उसमें एक दो चीज देखी थी कि कन्फ्यूशियस लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे थे। मतलब कन्फ्यूशियस का यह मानना था, उस विचार था कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। और क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने लिए एक सही शासक का चुनाव करने की उनमें जो क्षमता नहीं होती है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठ रही बात, उनकी यह बातें आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। हालांकि लोकतंत्र में कितनी भी कमियां हो, लोकतंत्र में भले ही लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते समय सही तरीके का प्रयोग भले ना करते हो, फिर भी लोकतंत्र जो है अन्य विधियों की अपेक्षा, अन्य शासन विधियों की अपेक्षा बहुत तुलनात्मक रूप से बहुत ठीक है। ठीक है, तो हम आज भी हमारे जो विश्व है उसमें ज्यादातर जो देश हैं वह सब लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित हैं, और यही ज्यादा लोकप्रिय भी है। ठीक है, राजतांत्रिक देश हैं या राजतंत्र पर आधारित जो देश हैं बहुत कम ही है। तो इस आधार पे और जो कन्फ्यूशियस जो बात कहते हैं कि लोकतंत्र सही नहीं, ये उनकी बातें उचित सही प्रतीत नहीं होती है आज के दौर में। और जो उनकी दूसरी बातें थी कि समानता वाली बात, कि समाज के सभी लोग समान नहीं है, तो क्या आज हम यह मान सकते हैं कि अगर हमारा देश है, जो समाज है, उसमें सभी लोग समान नहीं है? ऐसी बातें तो कभी सपने में भी नहीं मान सकते आज के दौर में हम। और यह हमारा संविधान आज के दौर में भी हमको यह आदेश देता है कि आज इस देश के सभी लोग जो हैं समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी भाषा क्षेत्र से आता हो। अगर वह भारत का नागरिक है तो भारत के सभी नागरिक अपने आप में समान हैं। ठीक है, और उसमें कोई आधार नहीं है। जबकि कन्फ्यूशियस कहते हैं कि समाज के सभी व्यक्ति क्या हैं, समान नहीं है, और यह भी बात उनकी सही नहीं है। फिर अगला वो कहते हैं कि जब समान नहीं है तो समान अधिकार भी देने की बात नहीं कहते हैं। कहते हैं कि समाज के सभी लोगों को समान अधिकार हम नहीं दिया जा सकता है। तो क्या यह उचित है कि सभी को समान अधिकार ना दिया जाए? जैसे एक ही परिवार हो, एक परिवार में तो जरूरी नहीं है कि सब सही हो, तो लेकिन जो एक चीज एक व्यक्ति को परिवार में दी जाएंगे तो वही चीजें हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए, और वही चीजें देश में भी लागू होती हैं।
तो कैसे मान लिया जाए कि हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं दिया जा सकता? क्या यह सही होगा? शायद आज के समय में तो कोई इसको किसी कीमत भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि ये विचार कन्फ्यूशियस के जो हैं ये आज के दौर में निरर्थक हैं, एकदम एकदम इनको अमान्य है, इसको मान ही नहीं सकते, या इसको हम एक सिरे से ही खारिज कर सकते हैं। तो ये इनकी आलोचना है। साथ ही साथ हम एक और देखते हैं कि जब कन्फ्यूशियस का उनका एक चीज और बात वो कहते हैं कि जो राज्य के जो सामाजिक कार्य हो, जो प्रशासनिक कार्य हो, या जो राजनीतिक कार्य हो, वह केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाना चाहिए, महिलाओं द्वारा नहीं। क्योंकि महिलाओं को अयोग्य समझते होंगे कि महिलाएं इतने सक्षम नहीं है कि उनके द्वारा ये कार्य किए जाएं। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके विचार सही नहीं है। तो यही उनकी आलोचनाएं हैं जो कन्फ्यूशियस ने दिए थे। तो हम उसको एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट लिखते हैं कन्फ्यूशियस की आलोचना में, कन्फ्यूशियस द्वारा पहला पॉइंट, कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध करना उचित नहीं है। कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध करना उचित नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध करना उचित नहीं है। इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, वह सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं देते हैं। वह सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं देते हैं, जो कि वर्ग प्रभुत्व को दर्शाता है, जो कि वर्ग प्रभुत्व को दर्शाता है। इनका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेगा, तीसरा पॉइंट, वह केवल पुरुषों को ही राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य, वह केवल पुरुषों को ही राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्य देने के समर्थक हैं, जो कि महिला विरोधी विचार है, जो कि यह उनका महिला विरोधी विचार है। ये बस इतना लिखिए, जो कि उनका महिला विरोधी विचार है, जो कि महिला विरोधी विचार है, जो कि महिला विरोधी विचार है। तो ये उनका होगा आलोचना। और इसी में हम साथ में लास्ट में लिख लेते हैं निष्कर्ष। उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसको हम सीधे लिख ही देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। तो हेडिंग डालिए निष्कर्ष, और इनके हम निष्कर्ष को देखते हैं, इनका निष्कर्ष क्या है। ठीक है, निष्कर्ष हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिखते हैं, कन्फ्यूशियस के निष्कर्ष, हेडिंग डालिए लास्ट में निष्कर्ष, और निष्कर्ष में लिखिए, कन्फ्यूशियस के विचारों का आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं है। कन्फ्यूशियस के विचारों का आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह नैतिकता पर वह बल देते हैं, लेकिन जिस तरह वह नैतिकता पर बल देते हैं, जिस तरह वह नैतिकता पर बल देते हैं, वह वर्तमान समय में भी अनुकरणीय है, अर्थात अपनाने योग्य है। इतना ही लिखिए, वह वर्तमान समय में भी अनुकरणीय है। जिस तरह वह नैतिकता पर बल देते हैं, वह वर्तमान समय में भी अनुकरणीय है। अनुकरणीय का मतलब है अनुकरणीय मतलब अपनाने योग्य, जिसको हम अपना सकें, वही है अनुकरणीय।
ठीक है, वह वर्तमान समय भी अनुकरणीय है। आगे लिखिएगा, कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं, कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और उनका दर्शन, कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और उनका दर्शन कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और उनका दर्शन वर्तमान समय में भी चीनी वासियों के लिए, वर्तमान समय में भी चीनी वासियों के लिए वर्तमान समय में भी चीनी वासियों के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है, पथ प्रदर्शक बना हुआ है, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक बना हुआ है। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और जो उनका दर्शन है आज भी जो है चीन वासियों के लिए, उनके लिए पथ प्रदर्शन का काम करती है, पथ प्रदर्शक का काम करती है, जो उनके रास्ता दिखाती है अपने राज्य के नीति निर्माण में, अपने राज्य के लोगों के लिए, नैतिकता के विकास के लिए। आज भी जो है उनके जो विचार हैं, उनके जो दर्शन हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं चीनी वासियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती हैं। तो इस तरह हमारा यह जो कन्फ्यूशियस का चैप्टर था वो आज खत्म होता है। ठीक है, तो हमने इसमें टोटल इनके 7 पॉइंट देखे। सामान्य परिचय के साथ साथ हमने इनके राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार और इनके मानव स्वभाव संबंधी विचार के साथ साथ हमने इनकी नैतिकता संबंधी विचार देखे, और फिर लास्ट में हमने इनके विचारों की आलोचनाएं की, और अंततः हमने इनके विचारों का मूल्यांकन या निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब यह हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है कन्फ्यूशियस। लेकिन हम अगले लेक्चर में हम इन पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक अपने अगले लेक्चर में कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम इन पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, जब इनके कन्फ्यूशियस पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जब उन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से कन्फ्यूशियस समझ में आएंगे और कन्फ्यूशियस और हमारा अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर में क्या है, इनके प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, कन्फ्यूशियस पर आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उसके बाद हम जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा प्लेटो पे। तो हम अपने एक लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर हमारा शुरू होगा वो हम प्लेटो से शुरू करेंगे। तो प्लेटो हमारा काफी लंबा है, और उसके बाद अरस्तु जो है वो भी और भी लंबा है। तो कन्फ्यूशियस हमारा छोटा था, इसमें बहुत कुछ जानना नहीं था, कन्फ्यूशियस के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम ही है। लेकिन जब प्लेटो और अरस्तु पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें और विस्तृत होंगी और बड़ी होंगी, तो उसको पढ़ने में हमें शायद कई दिन लग जाएं। और प्लेटो से भी ज़्यादा पढ़ा है अरस्तु, क्योंकि अरस्तु के विचार और भी व्यापक हैं, और अरस्तु को ही हमारे राजनीतिक विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगले लेक्चर में हम पहले इनके कन्फ्यूशियस और आधार पर प्रैक्टिस सेट करेंगे, इन पे आधारित जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो हल करेंगे, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हल करेंगे। उसके बाद हम फिर प्लेटो शुरू करेंगे, प्लेटो के बाद फिर अरस्तु शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।